औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक से फरमाने के लिए मैं जनाब शेख मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को गरमाने के लिए मैं जनाब हाजी मोहम्मद खलील साहब सीनियर मेंबर मुल्तान डेक्स बार इनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। दूसरे पाक पढ़े जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह तू रहमत दामी पा दे तैनू तेरी मुख्तियारी दा वास्ताई जड़ी वगे मदीने दे चमन अंदर उस बादे बहारी दा वास्ताई जिन्हें मोहरे नबूवत सैर कीती उस सोनी सवारी दा वास्ताई जिन्हें गार दे विच डंग ते डंग खादे उस यार दी यारी दा वास्ताई। या अल्लाह तू रहमत दामी पा दे तैनू तेरी मुख्तियारी दा वास्ताई। जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। और अब एजुकेशन सेशन का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं जनाब आज के स्पीकर उस्मान हादी साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और जो हमारा पहला सेशन है आज एजुकेशन का वो 236G डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर और होल सेलर के ऊपर जो टैक्सेशन है उसके मुँह से हमें रोशनाई अदा अपना इस पर फरमाएँगे जनाब मोहम्मद उस्मान हादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की प्रेजेंटेशन जैसा आप जानते हैं कि सेक्शन 236G और 236H के हवाले से है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और इसमें हमें अपने कंसेप्ट्स को जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम इसको अप्लाई भी ठीक से कर सकेंगे और स्पेशली जब डिपार्टमेंट के नोटिस आते हैं तो उसका रिप्लाई देने में भी हमें आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स की बात करते हैं कि सेक्शन 236G और 236H जब आप स्टडी करते हैं इसके अहम नुक्ते कौन से हैं जिनको स्टडी करना और उसके हवाले से कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी ये सेक्शन कौन इस्तेमाल करता है, यूज़र कौन है इसका, फिर कौन से सेक्टर्स हैं बिज़नेस के जो इसके अंदर कवर होते हैं। टैक्स रेट की हम बात करेंगे कि टैक्स रेट किस तरीके से अप्लाई होगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो इसमें कवर्ड होती हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर गवर्नमेंट ने इसको इंसर्ट किया है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट है, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, एट विच अमाउंट टैक्स विल बी चार्ज। एक अहम बात है कि कुछ हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है किस अमाउंट पे चार्ज होगा, इस पर भी बात होगी। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है इसको भी हम देखेंगे और हाउ टू एड्रेस द डिपार्टमेंटल नोटिसेस, ये पॉइंट भी बहुत अहम है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सेक्शन 236G पर बात करेंगे
उसके बाद हम 236H पर बात करेंगे ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो और हम आसानी से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, यूज़र 236G का इस्तेमाल कौन लोग करेंगे, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके जो यूज़र हैं, दो किस्म के लोग इस सेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, एक कमर्शियल इंपोर्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरर है। अगली बात हम ये करते हैं कि जी इस सेक्टर में यानी कि इस लाइन ऑफ बिज़नेस में कौन कौन सी जो बिज़नेस हैं वो कवर होते हैं। तो 22 आइटम्स इसके अंदर कवर होती हैं जिसकी डिटेल सेक्शन 236G के अंदर मौजूद है। चंद एक आइटम्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, पोल्ट्री है, घी एंड कुकिंग ऑयल है, ऑटो पार्ट्स हैं, और इसके अलावा और कुछ आइटम्स इसमें कवर होते हैं, एनिमल फीड है। ये आइटम्स जब ये दो सेक्टर्स यानी कि कमर्शियल इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स जब इन आइटम्स की सप्लाई देंगे तो सेक्शन 236G का इस्तेमाल करेंगे वो अपने इनवाइस के ऊपर। अब बात करेंगे जी टैक्स रेट्स की। 236G में जब हम टैक्स रेट के ऊपर आएंगे तो टैक्स रेट कौन सा इस्तेमाल होगा। इसमें तमाम आइटम्स के ऊपर एक ही फ्लैट रेट हम इस्तेमाल करते हैं मासवाए फर्टिलाइज़र के। फर्टिलाइज़र के ऊपर टैक्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जी फर्टिलाइज़र में जो रेट इस्तेमाल होंगे वो 1.4 होगा और 0.7%। ठीक है जी। फाइलर जो होगा वो 0.7 का रेट इनवाइस पे ये चार्ज करेंगे। अगर जिनको सप्लाईज दी जा रही है इन आइटम्स की वो फाइलर है तो 0.7% आप करेंगे, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 1.4। और ये आप याद रखें ये फर्टिलाइज़र के हवाले से है। और अगर कोई टैक्स पेयर जो बोथ ATL के अंदर फाल करता है उसके लिए रिड्यूस रेट है। ठीक है जी, वो रेट होगा जी 0.25%। ये 236G के हवाले से हमने बात की जी। नॉर्मल रेट भी बता जी अब नॉर्मल रेट के ऊपर आते हैं जी। अब ये तो स्पेशली फर्टिलाइज़र के हवाले से। अब अदर देन फर्टिलाइज़र जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी दो रेट्स हैं, और वो रेट्स हैं जी 0.1% और 0.1% और 0.2%। ठीक है जी। अगर आप फाइलर को दे रहे हैं, कोई भी कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर जब वो सप्लाई देगा इन प्रोडक्ट्स की जो 236G में कवर होती हैं, फाइलर के लिए रेट होगा 0.1 और नॉन फाइलर के लिए रेट होगा 0.2%। ठीक है जी। अब हमने आइटम्स जो कवर्ड होती हैं वो उसके ऊपर भी हमने बात कर ली। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की कि जी ऑब्जेक्ट क्या है आखिर। अब देखें, अगर 1 लाख रुपए की सप्लाई है मिसाल के तौर पर, उसका आप 0.1% ले लें, कितना बनता है जी 100 रुपया। देखें ये 100 रुपया 1 लाख के अगेंस्ट ये कोई इतनी मटीरियल अमाउंट नहीं है, कोई इतनी मटीरियल अमाउंट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेवेन्यू अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंसर्ट नहीं हुआ, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि इसकी वजह से जब ये आप सेक्शन अप्लाई करेंगे तो जिन सेक्टर्स को आप सप्लाई देते हैं यानी कि होल सेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप अपनी कंसाइनमेंट्स देंगे तो आप उनकी सेल को, गवर्नमेंट उनकी सेल को इस टैक्स की वजह से बहुत आसानी से डिटरमिन कर सकती है और वो कोई अपनी सेल्स को कंसील नहीं कर सकेगा। उनकी परचेजेस डिडक्ट हो सकती हैं सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर। जी एग्जैक्टली वो अपनी परचेज को बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, एट विच अमाउंट, हमने कौन सी अमाउंट के ऊपर इसको चार्ज करना है, ये एक अहम बात है। मिसाल है छोटी सी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए है जी। ठीक है जी, और इसके ऊपर 0.1% के हिसाब से, ठीक है ना जी। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि हम इसको 99,900 कर देनी चाहिए। नहीं, हम इसको ऐड करेंगे। हाँ जी 100,100। ठीक है ना जी, 1,01,000। तो ये वो अमाउंट है बेसिकली जिसके ऊपर आप यानी कि ग्रॉस वैल्यू के ऊपर हम इसको टैक्स चार्ज करेंगे जी।
अगली बात है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक छोटा सा हम इसके ऊपर भी डिबेट कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से कमर्शियल इंपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, जब वो सप्लाईज देगा तो जाहिर है वो अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड भी करेगा, तो एंट्री वो कुछ इस तरीके से कर सकेगा। देखिए सबसे पहले हम इसका ये जिस तरह से हमने ये बनाया कि 1,01,100 रिसीवेबल्स, इस और अपनी सेल्स को क्रेडिट कर देगा जी 1,00,000 से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है नहीं, ये 236G के हवाले से, और ये आउटपुट टैक्स होता है। यहाँ पर जो है जी इस अमाउंट से यहाँ थोड़ा सा मज़ीद इसको क्लियर करते हैं जी। ये जैसे 1,00,000 रुपये है ना जी, इस सबसे पहले इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेंगे हम 18% के हिसाब से जी। 1,00,000 का 18%, 18, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,18,000, ठीक है जी। तो यानी ये हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आ गई। अब इस ग्रॉस वैल्यू के ऊपर हम बेसिकली टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1%। तो इसका 1,18,000 का इशारिया 1% देखें कितना आता है, 11, इसका टोटल कर लें 1,18,000 और 118, इसको टोटल कर लें, ठीक है जी। मेरा ख्याल मैं समझता हूँ टैक्स पे टैक्स नहीं होता, लेकिन ये आप देखें एक टैक्स नहीं होता क्योंकि ये कसूर भी है, कानून भी है कि टैक्स पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे आप। ओरिजिनल जो उसकी सेल है उसी पे सेल टैक्स लेंगे, उसी पे इनकम टैक्स। देखें हमने जब इसमें सेल टैक्स में जाना होता है तो वो भी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होता है। देखें 153 की इसी तरीके से होता है। 153 की जो डायरेक्शंस होती हैं तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है प्लस उसके ऊपर सेल्स टैक्स ऐड होता है, फिर ग्रॉस अमाउंट होती है, और लॉ के अंदर जहाँ पे रेट दिए हुए हैं उन्होंने ग्रॉस अमाउंट की बात की हुई है। तो ये होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। हमने मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होता है हर आइटम, परचेज भी एक्सक्लूडिंग होती है, सेल भी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होती है। तो ये इसको थोड़ा सा देख लें, इंक्लूडिंग सेल टैक्स करके करना है या एक्सक्लूडिंग। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये ग्रॉस अमाउंट के ऊपर आपने इस टैक्स को चार्ज करना है। अगर आप ग्रॉस पे नहीं चार्ज करेंगे डिपार्टमेंटल, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ये टैक्स चार्ज होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट शुरू में तो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन पूरे साल के बाद एक मटेरियल अमाउंट बन जाती है, और इसका जो डिफरेंस होगा इस पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस करेगा, और जाहिर है ये प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा, उसके अलावा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से। अच्छा, अब हाउ टू एड्रेस डिपार्टमेंटल नोटिस, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस करता है तो आपने किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट के जो नोटिस हैं उनको आप रिप्लाई करेंगे जी। आमतौर पे जब नोटिस आते हैं उसमें एंटायर सेल्स आपके सामने होती हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें से उस सेल्स के पार्ट को आपको एक्सक्लूड करना है जो 236G के अंदर कवर नहीं होती, यानी वो आइटम्स जो 236G में नहीं आती उसको आप पहले बीच में से आप एक्सक्लूड कर दें, यानी कि उनके ऊपर 236G अप्लाई नहीं होता। अब जो रिमेनिंग आपके पास आइटम्स, रिमेनिंग सेल्स आपके पास आ जाएगी, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये जो एंड कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ये चार्ज नहीं होता ये टैक्स, तो आप उसको भी बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए वो अमाउंट 30% है, 40% है, व्हाट्सोएवर, उसको एक्सक्लूड करके रिमेनिंग आपके पास जो सेल की फ़िगर आएगी उसके ऊपर चार्ज होगा। उसमें भी आपको फर्दर ब्रेकअप की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें फाइलर कौन है और नॉन फाइलर कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रेट अप्लाई करेंगे जी। फाइलर है तो ज़ाहिर है आप 0.1 लगाएंगे, नॉन फाइलर की सूरत में आप 0.2 का रेट लगाएंगे। और उसके बाद फिर आप इसकी एक समरी
अटैच करके अपने रिप्लाई के साथ फिर आप जमा करवाएंगे डिपार्टमेंट को। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसको 236 जी के हवाले से। 236 जी और 236 एच में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 236 जी जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें यूज़र जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल इंपोर्टर होता है और मैन्युफैक्चरर होता है। इसमें जो इस सेक्शन को यूज़ करेंगे वो 5 तरह के लोग होते हैं। एक कमर्शियल इंपोर्टर करेगा और दूसरा मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। वो भी ये 236 एच जो है जी सेक्शन, ये इनके ऊपर लागू होता है। तो ये जो 5 कैटेगरी के लोग हैं, ये जब आगे दुकानदार को माल देंगे, यानी कि रिटेलर को जब ये अपनी सप्लाईज देंगे, तो उस वक़्त ये इसके ऊपर 0.1%, सॉरी इसके जो रेट हैं 0.5% और 1% इनके जो रेट हैं वो एच के जो रेट हैं वो अपनी इनवाइस पे और ग्रॉस अमाउंट के ऊपर वो चार्ज करेंगे जी। तो अब कोई इसमें एक यही मेन डिफरेंस था जो रेट के हवाले से था, और किन लोगों ने इस्तेमाल करना है इसके हवाले से ही मैंने आपको चार्जेबिलिटी के हवाले से। कोई अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई अगर आपको कोई बात इसमें क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं 236 जी और 236 एच के हवाले से। मेरा बेसिक सवाल तो यही था इसमें। सर वो वैसे ही है टैक्सेशन, जैसे उस्मान भाई ने बताई है ऐसा ही है। 153 में भी सेल टैक्स जमा होता है, फिर आप काट लेता है। तो सर जी मेरा सवाल है कि अगर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर डायरेक्ट रिटेलर को बेचेगा तो वो कौन सा टैक्स काटेगा? कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अगर दुकानदार को यानी रिटेलर को देगा तो कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, ये आपका सवाल है। सेक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? सेक्शन बता देंगे तो रेट तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन बता जी, दें। वो उस सूरत में सेक्शन इस्तेमाल होगा 236 एच। वह इस्लाम सी के सब क्या नहीं, वो सेक्शन इस्तेमाल होगा 236 एच को, क्योंकि जो स्टेटस है वो रिटेलर का है, ठीक है जी। और रेट भी उसने वही अप्लाई करना है जो रिटेलर का रेट है, यानी कि 1% और 0.5% का। मैन्युफैक्चरर सप्लाई दे रहा है, किसको दे रहा है? दुकानदार को, रिटेलर को। जब वो रिटेलर को सप्लाई देगा तो अगर वो फाइलर है तो उसके ऊपर रेट 0.5 का लगेगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो रेट उसके ऊपर अगर वो फाइलर है तो रेट 0.5 का हम लगाएंगे, और नॉन फाइलर की सूरत में 1% का रेट होगा। अब इसमें जी नहीं कटा, इसका हम जवाब कैसे देंगे? अब गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया 237 जी पे, तो नोटिस आते हैं कि आपने रिटेलर को बेचा है तो आप उसको आपने इसका एक चैनल गायब आपने दरमियान से निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो वो लॉस ऑफ रेवेन्यू है। आपने शुरू में कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, रेवेन्यू पर्पज़ नहीं है, लेकिन ऑफिसर इस बारे में ना बड़े वरी होते हैं। वो कहते हैं नहीं आपने एक चैनल गायब कर दिया एक, तो उसका भी टैक्स आप जमा कराएं। चैनल से आप क्या मुराद के दरमियान आप में? डिस्ट्रीब्यूटर को जी पहले जमा कराते हैं बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, और फिर मैन्युफैक्चरर एक सेकेंड और डिस्ट्रीब्यूटर पहले ऑफिसर का कहना होता है जी कि आप एज ए मैन्युफैक्चरर आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे सप्लाई अपनी, डिस्ट्रीब्यूटर आगे देगा रिटेलर को, और इस तरह दोनों 36 जी भी जमा होना चाहिए हमारे पास, एच भी जमा होना चाहिए। जी जी, तो इस पर वो फिर प्रॉब्लम करते हैं, इस पर रातों हमारे पास FBR की कोई भी यानी आपके कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट रिटेलर को माल ना दे, अगर उसके पास कंसाइनमेंट जानी है तो वाया डिस्ट्रीब्यूटर को पहले सप्लाई देगा और वो फिर आगे देगा दुकानदार को। लेकिन ला में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी है। आम तौर पर तो इसी तरह से होता है कि मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक रिटेलर के पास जाके सप्लाई दे। डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट ही इस वजह से किया जाता है कि उसके इलाके में जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी रिटेलर हैं, वो उसकी ड्यूटी है कि वो आगे देगा। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर चाहे
तो वो सप्लाई दे भी सकता है, दुकानदार को उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और उस सूरत में रेट कौन सा लगेगा, 236H का रेट लग, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा इसके यूज़र कौन है, दो तरह के लोग, कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर। इसके यूज़र कौन है 236H के, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और प्लस ये दोनों इंपोर्टर एक्सपोर्टर हज़ार, भी इसके ये भी, यानी कि यहाँ पर 236H में 5 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। अब ये दुकान अपनी सप्लाई दे रहे हैं आगे रिटेलर को, तो रिटेलर के ऊपर जो रेट लगता है कानून के मुताबिक वो उस पर वही इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चर ही उसे क्यों नहीं सप्लाई दे रहा। दोनों सेक्शन में मैन्युफैक्चरर तो फाल कर रहा है, इट मींस कि दोनों तरह वो सप्लाई दे सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल दोनों तरह से दे सकते हैं। सेक्शन में टैक्स को जो उसने लेना है ना वो परचेजर से लेना है, परचेजर के स्टेटस के मुताबिक। नहीं सेल्स में मैन्युफैक्चरर की तो सेल्स होगी ना। तो उसकी सेल है, लेकिन वो किससे काटेगा टैक्स? हाँ, जो बायर है उसका स्टेटस, जो भी बायर उसके स्टेटस, देखिए नॉन फाइलर फाइलर, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर का आगे रिटेलर है तो रिटेलर वाला। तो असल चीज तो है होता है काटना उससे है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजर का स्टेटस है। जैसे मिसाल के तौर पे लीवर ब्रादर दूसरी कंपनियां ना, उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं रखे हुए बीच में, वो डायरेक्ट कंपनियों के ऑफिस बने हुए आते हैं, डायरेक्ट रिटेलर को सेल करते हैं, 236 काटते हैं। और होता भी यही है कि जाहिर है वो डायरेक्ट बेच रहे रिटेलर को, जी 236 लगेगा उसको। असल उसमें इसमें कोई कानून में तो कोई ऐसा अच्छा, इशू नहीं है। इसमें सर एक इशू बाकी और आता है, डिपार्टमेंट अगर करता है तो गलत करता है फिर। एक इशू और आता है 236G काटा गया डिस्ट्रीब्यूटर का, वो एंड कंज्यूमर को बेच देता है, तो डिपार्टमेंट वहाँ बड़ा वेरी करता है जी कि आप एंड कंज्यूमर को क्यों बेच रहे हैं, क्या लाभ में कोई ऐसी कदगन तो नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिस पर 236G कटा है और उसकी अपनी ही आउटलेट्स है मुख्तलिफ एरियाज़ में, कैसे पेस्टिसाइड वाले हैं वो अपनी आउटलेट्स रखते हैं, और एक एक पेस्टिसाइड डीलर की 20-20, 30-30 आउटलेट्स होती हैं, और वहाँ डॉक्टर्स बैठाए होते हैं जो कि वहाँ गाइड भी करते हैं फार्मर्स को, तो उसके ऊपर कोई ऐसा लाभ है, कोई मना है कि वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को नहीं बेच सकते। मैन्युफैक्चर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जिस पर जी काटा गया है, और ख़ास तौर पर जो पेस्टिसाइड वाले हैं उन्होंने अपनी आउटलेट्स मुख्तलिफ इलाकों में खोली होती हैं, वो आगे रिटेलर को नहीं बेचते, वो खुद डॉक्टर्स के जरिए वहाँ पे अपनी डॉक्टर्स बिठाए होते हैं एम्प्लॉइज, कंज्यूमर को दे दो। और एंड कंज्यूमर को दे देते हैं। ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट वाले झगड़ा करते हैं कि आपने एच क्यों नहीं उनका रिटेलर, आपने एंड कंज्यूमर को क्यों बेचा, एच क्यों नहीं काटा। ये मसला फिर अपील में हल होता है। तो अपील में भी सर आप बैठे हैं तो एंड कंज्यूमर वाला मसला अपील में होता है। जी, ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स समझने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि ना सिर्फ इसके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें, और स्पेशली जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस आते हैं उसका भी अकॉर्डिंगली हम जवाब दे सकें, क्योंकि अहम बात यह है कि डिपार्टमेंट एंटायर सेल फिगर आपकी पिक करता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कौन से आइटम्स 236G या 236H के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका हमने ख़ुद रिप्लाई देना है डिपार्टमेंट को, वो आइटम एक्सक्लूड करेंगे। हम अब उस एम्बिट में आ गए हैं जो 236G या 236H में कवर होती हैं। उसके बाद रिटेल सेल को भी माइनस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग सेल की फ़िगर आएगी उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम उनको जो हमने पेमेंट्स जमा करवाई हुई हैं उनका एविडेंस साथ अटैच करेंगे अपने लेटर के और डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से आपका ये केस भी रिज़ॉल्व होगा, और कोई आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की जो इश्यूज़ हैं आप उससे भी बच सकेंगे, और अपने क्लाइंट को मैक्सिमम अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ आप मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। थैंक यू जी। वेरी गुड सर। बहुत इनोवेटिव था। जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान हादी साहब ने इंतहाई मुफस्सल और जामे प्रेजेंटेशन दी है इसके ऊपर 236G और 236H कमीशन एजेंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर पे सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, तो बड़ी जामे और मुफस्सल थी, और हमने बड़ा इनसे सीखा है। ख़ास तौर पर जो इन्होंने वर्किंग का एक तरीका बताया है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। नॉर्मली जो ज़्यादातर 90% केस बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं कि टैक्स आपने जमा कराया होता है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, और आपने जमा कराना होता है इंक्लूडिंग सेल टैक्स। तो
और बड़ी अच्छी उन्होंने कहा कि जब है तो छोटी सी रकम, लेकिन जब एंड पे आप जाते हैं तो पता लगता है जी कि ये लाखों में 10-15 लाख बन जाती है, तो उस वक्त उसको पे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उस फिर आपको अपने कैश फ्लो से देना पड़ेगा। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने सवाल करना है जी। सर इसमें ये है कि 236G में जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल कंपनी मैन्युफैक्चरर है और उसने डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स काटना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स तो कट गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली जब वो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करता है तो उसमें उसका फिक्स मार्जिन होता है। इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर उसका मार्जिन फिक्स है, वो उसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन जब इस तरह की चीज़ कर नहीं सकता। तो उसने जो अपनी फाइनल रिटर्न करनी होती है इनकम टैक्स की, तो वो मार्जिन बेस्ड करता है। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि आपका ऑलरेडी 236G कटा हुआ है, तो आप अपनी परचेज कंसील कर रहे हैं और सेल कंसील कर रहे हैं, जबकि वो तो मार्जिनल बेस काम कर रहा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए। इसमें सर मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसमें सर ये हमारी ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ऐसे चल रही है कि आप जब मार्जिन पे आते हैं तो मार्जिन के ऊपर टैक्स कटना होता है 233 का, 233 कमीशन का। अब अलमिया है कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में भी काम कर रहे हैं, जैसे टोयोटा का मॉडल है, कारों की कंपनी है, और लॉ के अंदर 236G ट्रेडिंग पे भी है। बेसिकली ये 236G और HX ट्रेडिंग। और इसमें सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है रे इस वक्त, इस पर क्लैरिफिकेशन बोर्ड की तरफ से आनी चाहिए। बारहा रिक्वेस्ट की गई है कि प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर तो आपका केस मार्जिन पर 233 का टैक्स काटा हुआ है फिर तो वेल एंड गुड है, उस पर आप फाइटेबल केस है। महकमा नहीं मानता, क्योंकि जब आप मार्जिन दिखाते हैं तो सेल टैक्स की रिटर्न भी आप जमा करा रहे होते हैं। उस सेल टैक्स की रिटर्न पर आप उसको एज ए परचेज दिखाते हैं एनेक्सर ए में, और उसी की वैल्यू एडिशन आप किए बगैर ही उसी प्राइस पे ही आप उसको सेल भी दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसी वैल्यू ऐड नहीं होती। वैल्यू ऐड नहीं होती। होती है उसमें कुछ थर्ड शेड्यूल आइटम भी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, तो क्योंकि जब आप प्रिंसिपल कंपनी के बिहाफ पर आप काम कर रहे होते हैं तो फिर तो आपने वैल्यू ऐड ही नहीं करनी, आपने तो अपना मार्जिन लिया और साइड पे हो गए। 1 लाख की प्रोडक्ट आपको 98,000 रुपये की आ गई है, 2,000 रुपये आपका मार्जिन है, तो प्राइस उस एक इन्वाइस तो आपको 1 लाख रुपये की आई है, तो उसी प्राइस पे ही आपने आगे सेल करना है। 1 लाख की प्रोडक्ट खरीदी, 1 लाख की ही बेच दी, इन्वाइस 1 लाख की बनी है, 2,000 आपका मार्जिन था। अब इशू ये आता है कि सेल टैक्स में आप दिखा रहे हैं सेल परचेज एनेक्सर ए में और एनेक्सर सी में। डिपार्टमेंट आज से नोटिस करता है, और हमारा सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है पूरे पिछले कई दिनों से, कई सालों से, तो डिपार्टमेंट सेल टैक्स की बेस पर फिगर्स उठाकर हमें इनकम टैक्स का नोटिस दे देता है। इस पर बड़े कंप्रिहेंसिव नोटिस हमने जवाब दिए हैं, रिप्लाई दिए हैं, और हमने उनको क्लियर किया है कि जनाब आप सेल टैक्स की बेसिस पर हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकते। दे आर बोथ डिफरेंट थीम्स ऑफ लॉ। सेल टैक्स सप्लाई चेन पे चल रहा है। सप्लाई चेन है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर और मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, इनवाइस मेरे नाम की आ गई है, मैंने अपना मार्जिन रखा है और आगे सेल कर दी है, तो इस पर मैं लॉस ऑफ रेवेन्यू ना सेल टैक्स में है, और सिर्फ एक सेल टैक्स की स्कीम ऑफ लॉ है जिसके तहत मैंने इसको अक्सर ए और सी, ताकि जिसने मुझसे आगे परचेज मेरे पास है, जिसके आगे माल गया है, वो बीइंग उसके पास वो इन्वाइस चली जाए, और वो अपन इन्वाइस के बगैर अगर वो माल जाता है, ट्रैवल करता है, कि पकड़ा जाता है, तो वहाँ पे जुर्माना है। तो इन्वाइस तो मैंने देनी है उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी, कि भजन पर्ची है, अरे आप माल आपने खरीद आप मुझसे ले रहे हैं, आप ले जाएं। तो कस्टम वाले भी पकड़ लेते हैं, सेल टैक्स वाले भी पकड़ लेते हैं, अगर ऐसा कोई ट्रक पकड़ा जाए जिसमें आपके पास बिल्टी ना हो, इन्वाइस ना हो। तो इसलिए हमने तो इनकम सेल टैक्स के अंदर ये सारे कानून को फॉलो करते हुए सेल परचेज दिखाते हैं कि सप्लाई चैन मेंटेन रहे। इनकम टैक्स का क्या है जी, मैं उस पर कमीशन एजेंट हूँ, तो अपील में जाके तो मसला हल हो जाता है, ऑफिसर लेवल पर मसला हल नहीं हो रहा। इसके लिए 12 बोर्ड से हमने FBR से क्लैरिफिकेशन मांगी है, अभी तक बोर्ड इस पर खामोश है, और इसकी खामोशी की वजह से ये ऑफिस हमारा एक जो अदालतों में कहने का तो 2.7 ट्रिलियन है, वहाँ पर आपका अदालतों में पेंडिंग है। FBR कहता है जी कि हमारा टैक्स है और वो अदालतों में पेंडिंग है, लेकिन उसमें ऐसा ही सारा टैक्स होता है जो कि बनता नहीं है। अगर जिस पर FBR क्लैरिफिकेशन दे दे, अब एक ताजरों के साथ मिलकर, वकला के साथ मिलकर अगर उसको मसले को सॉर्ट आउट करे कि अदालतों में जाकर जब केस उड़ जाना है, टैक्स उड़ जाना है, इस बात पर जी कि सेल टैक्स और की बेस पर आप इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेशन नहीं कर सकते,
इनकम टैक्स की बेस पे आप सेल टैक्स के अंदर टैक्सेशन नहीं कर सकते। इस पर फाइनल हमारे ऑर्डर आ चुके हैं। कोर्ट के फैसले तो हैं जब कोर्ट के इस पे ऑर्डर फैसले हैं तो फिर वो ऑफिसर वहीं पे इसको ख़त्म करे। क्यों 2.7 ट्रिलियन पे हमें जाकर पूरे कौम को गुमराह करके और हमें एक ट्रक की पट्टी के पीछे लगा दिया जी कि अदालतों की फीसें 50-50 हज़ार कर रहे हैं। आप इंसाफ लेने भी जाएँ तो 50 हज़ार दें, क्योंकि हमने टैक्स लेना भी है। इंसाफ महंगा करके हमें रोका जा रहा है। और इस तरह का ट्रक मसलन के ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको एफबीआर अगर कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस पर एसओपी जारी कर दे तो 2.7 से 1.7 और इससे भी कम पे हम आ सकते हैं। तो अपीलें भी कम हो जाएंगी, उससे अपीलें भी कम हो जाएंगी, बोझ अदालतों भी कम हो जाएगा। अदालतों में तो करोड़ों की तादाद में अगर टैक्स अपना रिकवरियाँ ड्यू हैं और हज़ारों की तादाद में केस पेंडिंग है, तो ख़त्म करें उनको। क्यों एफबीआर ताजरों के साथ और वकला के साथ मिलकर ऐसे पॉइंट्स जो कि कंट्रोवर्शियल है और आगे जाके ख़त्म होने हैं उनको ख़त्म करें। उन पर एसओपीज़ बनाएं, उस पर लायामल दें, उस पर आपस में इज्तिमाई एक मुशावरत करें। और इस वजह से हमारा जो हमें कहा जाता है जी कि ट्रिलियंस में रिकवरी पेंडिंग है और अदालतों को पाबंद किया जा रहा है, वकला को पाबंद किया जा रहा है कि हर पेशी बजाय नहीं तो 50 हज़ार का जुर्माना हो जाएगा। अरे तो बिला वजह की एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो रही है। इतनी जल्दी में आप कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे? आपने एक तरफ तो वकील के लिए तो बड़ी सख्ती कर दी है, लेकिन दूसरे एंड पे आप ऑफिसर को तो कोई पूछने वाला नहीं कि टैक्स आपका आगे जाकर ख़त्म हो गया तो उसको किस तरह हम ये कोर्ट के फैसले भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो नहीं करते। एक विश्वास देते हैं जी, आगे कर लें बोर्ड। जी आर्टिकल बस ठीक। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करके क्लोज करते हैं। एक तो 237G और 237H में डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र को 2015 में H में से अमिट कर दिया गया था। अगर फर्टिलाइज़र की सेल हो रही है किसी अन कंज्यूमर को और इसके रिटेलर के बगैर हो रही है तो उस पर वैसे भी 237H 2015 से अमिट है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो अपीलों में हमें मसला बनता है, ऑफिसर हमारे नहीं मानते, वो है पार्ट 2 की सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 की क्लास है 24D। वो कहता है जी कि 113 का जो टैक्स होगा वो कुछ कैटेगरीज दे दी हैं उन्होंने, उस कैटेगरी के मुताबिक 0.25 लगेगा। और 0.25 उस सूरत में लगेगा जब आप सेल टैक्स में भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होंगे, एक्टिव भी होंगे, नंबर भी लिया हो, रिटर्न भी हो और एक्टिव भी हो। उस सूरत में आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में आपने ATL में होना, फिर जाके आपको 224D का 0.25 113 लगेगा। एक तो इनका सवाल था जी कि जिसका मार्जिन है उसके ऊपर महकमा 200 टर्नओवर टैक्स मांग लेता है। तो अगर तो 233 कटा हुआ है आपका, फिर तो आप इसी पे अपने मार्जिन के ऊपर ही टैक्स जमा कराएंगे, इसी पे स्टैंड करेंगे। अदालतों में जाके इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा आपको, और मिल भी रहा है। और दूसरी सूरत रही है कि 24D में क्या हो रहा है, डी में हो रहा है कि 24D में ये हो रहा है कि जी कि आपको कुछ ऐसे जिसमें लिखा हुआ है जी कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर्स फॉर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फर्टिलाइजर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन्स, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सक्लूडिंग imported mobile phones, cement, steel and edible oil shall be 0.25% subject to the condition रहेगी जी कि वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में ATL में हो। अब मेरी प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में आती है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लाभ में मुझे कहा गया जी कि रेट ही इसका 0.25 है। एज़ पर लाभ मेरा रेट ही 0.25% है, लेकिन ये जो सेकंड शेड्यूल की क्लास है 24D है, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप सेल टैक्स नंबर में भी एक्टिव हो। उस सूरत में क्या ऑफिसर हमसे डिमांड कर सकता है जी कि आप सेल टैक्स नंबर में एक्टिव हो? तो उधर फिर मसला बन रहा है। इस पर हमारा तो बड़ा मौक़िफ़, बड़ा व्यू क्लियर है कि सेकंड शेड्यूल हमें रिलीफ दे रहा है, मेन सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। मेन सेक्शन को वो कैसे, जो मेन सेक्शन जो मेरा है 113 का, जिसमें मुझे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट दिया गया है मिनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, कि जी कि मैं बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर 0.25 सेल टैक्स टर्नओवर टैक्स चार्ज करूँगा। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो क्या है फिर? वो डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में नहीं आते।
जो डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में आती है, भले वो फास्ट मूविंग उसके लिए है, वो रजिस्टर सेट जरूरी है, रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्ट्रेशन जरूरी है उसके लिए। लेकिन नहीं कर रहे थे और बात है वैसे रजिस्टर जरूरी है। वो उस कैटेगरी में नहीं आते, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मस्ट है, लेकिन वो नहीं करवाते तो वायलेशन है, कानून की वायलेशन है। वो तो वायलेशन पे अब वो लॉ की फर्स्ट वायलेशन वायलेशन कर रहे हैं, वही तो कहते हैं ना जी, हमारा कमीशन है, फिर रिलीफ वो क्यों फिर मांग भी- रहे हैं? देखें ये है, आज ही मैंने एक फैसला कराया ट्रिब्यूनल से, मुझे मिला है, उस सूरत में आपको पेनल्टी तो लग सकती है। क्या चार्जिंग सेक्शन आपका एनहांस हो जाएगा? क्या एक शख्स जो जिसको रजिस्टर होना चाहिए था वो नहीं होता, क्या चार्जिंग सेक्शन एक सेकंड शेड्यूल की क्लास 24D पर उसको एनहांस कर देगा? चार्जिंग सेक्शन मेरा कट रहा है, इसको 0.25 लगेगा, बिल्कुल कर देगा। 0.25 लगेगा। मुझे मेरा चार्जिंग सेक्शन मुझे बगैर किसी कंडीशन के मुझे 0.25 अलाउ कर रहा है। 113 में ऑलरेडी है, विदाउट कंडीशन है। इसमें एक और कंडीशन में नीचे उसका सेकंड प्रोविजन पढ़े, Provided that the benefit under this class shall be available to only those Tier 1 retailer and defined under Sales Tax Act 1990 who are integrated and configured with Board Office computerized system for real time reporting of sales tax receipts। ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं रिटेलर। जो टियर 1 रिटेलर है वो सेट टाइप रजिस्टर्ड है, तो टियर 1 रिटेलर सर ऐसे है कि रिटेलर की हद तक तो वहाँ पे 113 में भी कोई रिलीफ नहीं है। इसमें है ना, फास्ट मूवर इसमें ये वाली ये मैं आपकी बात को फॉलो, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अब अगर मैं रिटेलर हूँ तो मुझे इस कैटेगरी में आना है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर क्या है मेरे पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसके लिए मस्ट है कि वो सेट टाइप सेल टैक्स में भी हो। इस वजह से 224D जो होता है उस पे लागू 24D और 24D इसी वजह से उसका जो फाइनल टर्नओवर टैक्स है वो भी इस क्लास को जी जी। अब इसमें ये सवाल आता है कि 24D का स्टेटस क्या है, वो कहाँ फॉल करती है? 24D का जो चैप्टर है वो उसका जो नाम है हम उसको पहले देख लेते हैं। ये मेरी राय है, लेकिन इसमें फाइनल मैं भी श्योर नहीं हूँ, कुछ सीनियर ही बताएगा। वो आता है रिडक्शन इन टैक्स रेट। रिडक्शन इन टैक्स रेट, अब कन्फ्लिक्ट आ गया है कि मेरे पर मेरा मेन सेक्शन है 113, क्योंकि मेरी एक्टिविटी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की है, वो मुझे 0.25 113 का टैक्स लगा रहा है, और रिडक्शन उनके लिए होता है जो कि इस रेट से ज़्यादा हो और उनको कम किया जा रहा हो। मेरे पे जब रेट ही 0.25% है तो मुझे काम तो कोई नहीं कर रहा। नहीं मेरे पे रेट था 1%, सर मैं पढ़ देता हूँ, 1% मिनिमम। मैं 113 का रेट पढ़ देता हूँ। इस 24D की वजह से मेरी डिडक्शन होगी और मैं 0.25 कैटेगरी इसमें ऐसे है, पढ़े आप मेन पहले। एक 113 में मेरा रेट ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कुछ प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर मेरा रेट ही 0.25% है, जो मुझे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, 113 के तहत दिया गया है। जब मैं रिडक्शन अप्लाई 0.25 है ना, नहीं 0.25 FMCG। जब मैं FMCG का क्लेम ही नहीं कर रहा हनास, मेरी बात ही नहीं कर रहा जी कि मेरे पर जब इधर भी मेरा 0.25 है उधर भी 0.25 है, ये जो है वो विद होल्डिंग को नहीं 113 को कर रही है सर। सर उसमें सेकंड गड़बड़ ना करें, 113 में तो पहले ही ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अब इसको विद होल्डिंग के लिए ट्रीट सर 100 हमारी जो और प्रैक्टिस जो है विद होल्डिंग है ना आपका जो आप करो सर जो मैं पढ़ देता हूँ 24 आपको तो 24D जो दिया विद होल्डिंग के लिए दिया है, क्योंकि अगर सर मैं पढ़ वो 24C है सर, मैं 24D पढ़ देता हूँ। आप 24C 24C नहीं मैं पढ़ रहा, 24D पे फोकस कर रहा हूँ। पहले 24C देख 24C को तो सर हम बाद में आते हैं ना, 24D हमारा क्योंकि टर्नओवर टैक्स क्लैश करता है, नोटिस आते हैं हमें, नोटिस इसी बात पे आते हैं जी कि आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन क्लास 24D के तहत आपने सेल टैक्स नंबर में एक्टिव होना लाजमी था। तो इसलिए हम आपको रेट स्टैंडर्ड रेट लगाएंगे 113 का। सो हमारा ये सवाल है, अभी आप ज़रा लेट आए हैं, हमने डिस्कस कर चुके थे पहले कि 113 में क्या 113 का टैक्स जो है, जो मेरा मेन सेक्शन मुझे लगा रहा है 0.25%, और उसकी मुझे रिडक्शन जो एक सेकंड शेड्यूल जो है रिडक्शन ऑफ टैक्स लियाबिलिटी का, मुझे 0.2% कर रहा है। रिडक्शन इन टैक्स रेट, वो पार्ट 3 या टैक्स लियाबिलिटी का ये जो रिडक्शन इन टैक्स रेट है, जब मैं लेना ही नहीं चाहता तो मुझे ऑफिसर ज़बरदस्ती क्यों लगाता है? और अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे वो इसको निकालता है मेरे 113 के स्लैब में से और मुझे स्टैंडर्ड रेट पे ले जाता है कि आपने क्योंकि इधर नहीं लिया सेल टैक्स, तो मैं अब आपको 24D के तहत ना आपको बेनिफिट लेने दूंगा और मैं आपको स्टैंडर्ड रेट पे ले जाऊंगा। तो मैंने इस पर केस लड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर हमने इस पर विन किए हैं।
और इसका बात करने का मकसद ये है कि आपको अगर ऐसा कोई नोटिस आता है जो कि आपको सेकंड शेड्यूल की क्लास, वो मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं नहीं लेना चाहता, तो मेरा मेन सेक्शन तो मुझे 0.25 अलाउ कर रहा है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ FMCG। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल में इंफॉर्मेशन का डिस्प्यूट है, वहाँ महकमे के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप फास्ट मूविंग गुड्स का काम कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन तो है ना, आपकी रजिस्ट्रेशन distributor उसके सर रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूटर की है, लेकिन क्या और बिजनेस नहीं लिखे होते सही, उनके पास डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन उस पर मुझे पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक लॉ के मुताबिक रेट एनहांस नहीं हो सकता, परचेजर से प्रूव करना पड़ता है क्या चार्जिंग सेक्शन चेंज नहीं हो सकता। चार्जिंग सेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो आज का सर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ये उस्मान हादी साहब ने बहुत ही जामे और मुफस्सल लेक्चर दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रेक कर लें 5 मिनट की, फिर इसके बाद हमने सेशन रखा हुआ है इसके ऊपर आपका जो फाइनेंस टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 के ऊपर इम्तियाज़ कियानी साहब का पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत कम्प्रीहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया है। आज ये हम क्वेश्चन आंसर्स हमारे लिए तैयार करके लाए हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो इनसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया जी।